वोटिंग वाला मसला दरअसल सॉल्व नहीं हो रहा है। अब ढूंढा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कौन से चेहरे हो सकते हैं जिन्होंने ये चीजें की है। और इंडिया अलायंस की मजबूती में दरार पहले से थी और ये दरार और ज्यादा चौड़ी हो गई है। दरअसल ये कयास लगाई जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया अलायंस में टूट हुई है और निश्चित रूप से क्रॉस वोटिंग हुई है, क्योंकि जो वोट इंडिया अलायंस को मिलना चाहिए थे वो नहीं मिले हैं। 300 ही वोट मिले हैं, जबकि उनको मिलने ज्यादा चाहिए थे। तो इन सब चीजों को देखा जाए और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलने चाहिए थे या एनडीए गठबंधन को जो वोट मिलने चाहिए थे वो वोट तो मिले ही मिले, उसके अलावा भी उनको वोट मिले। तो क्रॉस वोटिंग और सबसे बड़ी चीज है, ये मामला अभी सामने आ जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव में सब चीजें खुल के आ जाती हैं तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं। क्रॉस वोटिंग करने वाले भी लोगों के चेहरे सामने होंगे, लेकिन हाँ, ये मैसेज जरूर भारतीय जनता पार्टी देने में कामयाब हुई कि इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है। दूसरी एक बड़ी बात, जो पॉलिसी मैंने बताई थी, जो मैन टू मैन मार्किंग वाली जो पॉलिसी थी, वो पूरी पॉलिसी को जो है जो अमली जामा पहनाया गया या जिसको पूरी रणनीति को तैयार करके उसको कैसे चला जाएगा, उन सारे मोड़ों को सेट करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर लीडर है पीयूष गोयल साहब, पीयूष गोयल जी ने की, जिसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो फिल्मी कलाकार हैं, हेमा मालिनी है, रवि किशन जी है और तमाम लोग हैं जो जिन पे नजर रखनी जरूरी थी, क्योंकि इन लोगों पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। इस वजह से ही मैन टू मैन मार्किंग वाली पॉलिसी उन्होंने लागू की और उन्होंने जो पॉलिसी की उसमें अपने अपने लोगों को सेट करके जो मैसेज भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस देश को या इंडिया गठबंधन को देना चाहती थी और वोट चोरी वाला जो मुद्दा है उसको दबाना चाहती थी, वो मुद्दे का एक मैसेज निश्चित रूप से चला गया है। लेकिन हालांकि इसमें अभी कांग्रेस पार्टी एक बात और कहेगी या इंडिया गठबंधन भी एक बात जरूर, मुझे लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे शुरू हो गया है वो आना, कि अगर वोट ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से होंगे तो निश्चित रूप से चुनाव संतोषजनक होगा। कांग्रेस एक ये मैसेज देने में कामयाबी हासिल करने में जुट गई है और मुझे लगता है तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो भी आ रहे हैं कि इसलिए अब कांग्रेस पार्टी मुद्दा भी थोड़ा सा चेंज करेगी। जो मेरा अपना मानना है कि अब वो बैलेट वाली बात पे और दबाव बना के बात करेगी और क्योंकि उसमें तमाम चीजें ओपन भी हो जाएंगी। क्रॉस वोटिंग का जैसे ओपन हो जाएगा मामला तो वो जान भी जाएंगे कि हमें बूथ पे इतने वोट मिले, वो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी आ जाता है। लेकिन चूंकि गड़बड़ी वाली चीजें हैं उनको हटाने की लिए एक नई पॉलिसी कांग्रेस ये ला सकती है जल्दी। जी रही एक और चीज, मैन टू मैन मार्किंग का यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं, एक स्लोगन दरअसल जाहिर तौर पर हमने हमेशा हर चुनाव से पहले सुना है, पहले मतदान उसके बाद जलपान, लेकिन आज की जो तस्वीरें थी नीरज मायरे जी थोड़ी सी अलग थी। आज पहले जलपान हुआ, सबको समझाया गया कि कहां किस तरीके से वोट एक बार करना है, क्योंकि हालांकि 2 दिन पहले समझाया गया था, लेकिन आज एक बार फिर से पहले वो जलपान हुआ, सबने मिलकर बैठकर साथ में नाश्ता किया, वहां से प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले वोट करने पहुंचते हैं। तो आज जो हुआ वो पहले जलपान हुआ, उसके बाद मतदान हुआ। यानी बीजेपी हर चुनाव को सीरियस लेती है, नंबर गेम इनके पास था, लेकिन इस चुनाव को भी बहुत ज्यादा सीरियस लिया। इसके पीछे क्या गंभीर विषय है, क्या गंभीर चीजें हैं? चुनाव उपराष्ट्रपति का हो या कोई अन्य मामला हो, भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरी तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे कहने में भी कोई हिचक नहीं है, पूरी फील्डिंग लगाती है और सारी चीजें समझने के बाद एक रणनीति के तहत मैदान में उतरती है कि इसका जीता जागता सबूत हम आज बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव पे, ये बिल्कुल जीता जागता सबूत है। तो कहीं ना कहीं जो सुबह ब्रेकफास्ट हुआ और ब्रेकफास्ट की टेबल पे तमाम चीजें बताई गई कि कौन क्रॉस वोटिंग करेगा और वो कैसे एंट्री पाएगा और कब करेगा, ये भी एक रणनीति बनाई गई थी उसमें कि सारे लोग आएंगे, जो नहीं आएगा, जो देश से आएगा, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के भी जो वोटर थे या एनडीए के जो वोटर थे, किस तरह से क्रॉस वोटिंग को अपने साथ लाए वोटरों को, इस पे भी सारी रणनीति अभी जल्दी खुलासा होगा, सारी चीजें सामने आएंगी कि चूंकि इतना बड़ा चुनाव नहीं था, आदमी हर आदमी पर नजर रखी जा रही थी, कौन वोट कहाँ जाएगा ये लगभग फाइनल था। लेकिन जो क्रॉस वोटिंग वाली बात है वो कब क्रॉस वोटिंग करके निकले ये महत्वपूर्ण बात है, क्रॉस वोटिंग करने वाले चेहरे कौन थे। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, देखना चाहिए कि जिस चीज का बार बार वो मैसेज देना चाहते हैं कि हम मजबूत हैं, अब हमारा गठबंधन मजबूत हो गया, कहां से हुई होगी, देश चलाने की बात कर रहे हैं,
नीरज मेहरा जी, कहां से हुई होगी, कोई आइडिया आपको, या आपके कयास और आपके सूत्र दरअसल क्या कह रहे हैं? क्या शिवसेना यूपीए से क्रॉस वोटिंग के चांसेस है, संभावना है? क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की नजदीकियां आजकल बढ़ रही है, तारीफ भी दरअसल वो कर देते हैं देवेंद्र फडणवीस की, कुछ तो शायद है इशारे, हिंट। नहीं, जो मेरा अपना मानना यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की विपक्ष के लीडरों के साथ जो तस्वीरें वायरल हुई, तमाम चीजें ये इंगित करती हैं कि हम आपसे अलग नहीं है। अब क्रॉस वोटिंग के बारे में अभी कह पाना बहुत मुश्किल होगा और जल्दबाजी भी होगी, लेकिन निश्चित रूप से वो तस्वीरें जो आज चुनाव में दिखाई दी, मुझे लगता है कि पिछले 11 साल से इस तरह की तस्वीरों के लिए देश और टीवी चैनल के लोग तरस गए, अखबार भी तरस गए कि इस तरह की तस्वीरें कभी देखने को नहीं मिली। मुझे लगता है कि ये सिर्फ तस्वीरों का जो एक इशारा था, तस्वीरों को जो लाना था, दिखाना था, वो सिर्फ क्रॉस वोटिंग को छिपाने का एक तरीका था कि लोग यहाँ अट्रैक्टिव हो जाएंगे, लोगों का ध्यान में लग जाएगा। एक पॉलिसी, सोची समझी रणनीति जो मैंने कहा, उसी के तहत काम किया गया और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो मैसेज उन्होंने कन्वे कर दिया। जी वही। अच्छा, दो तीन बड़ी चीजें हैं जो मैं आपसे समझना चाहूंगा नीरज मेहरा जी। दो तीन बड़ी पार्टियां हैं देश की, बीजू जनता दल, एक भारत राष्ट्र समिति और एक श्रोमणी अकाली दल, हालांकि सांसद उनके पास फिलहाल एक ही है, हरसिमरत कौर। ये तीन पार्टियां थी जिन्होंने कहा कि हम इस चुनाव से गैरहाजिर रहेंगे बल्कि गायब रहेंगे। बीजू जनता दल की अगर हम बात करें तो उनका जो मुख्य लड़ाई है वो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी से है और मुसलसल जब से सरकार उनकी गई है तब से वो घेरने का काम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चुनाव से महज एक दिन पहले उन्होंने कहा कि हम बाइकआउट करेंगे, हम वोट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ध्यान उड़ीसा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। और बीआरएस ने कहा कि हमारा ध्यान यह है कि यहां पर किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, इसलिए हम वोट नहीं करेंगे। ये किस तरह से इन चीजों को लिया जाए? क्या ये ताकत का इस्तेमाल था या जाहिर तौर पर कहानी थोड़ी सी अलग थी? नहीं, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो रहीम जी, हम आपको वोट देकर सपोर्ट करें और एक बिना वोट देकर जो सपोर्ट होता है वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और निश्चित रूप से इसमें जो अनुपस्थित लोग रहे, बीजेडी के 7, बीएसपी के 4, अकाली दल के 1 और निर्दलीय 1, तो ये जो अनुपस्थित रहे, ये लोग भी, मुझे लगता है कि दो चीजें, जैसा आप कांग्रेस से बात करेंगे तो कांग्रेस के लोग कहेंगे कि ईडी और सीबीआई की बात कहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो मैंने कहा कि जो उनकी मंशा थी वो ये थी कि ना हम इधर के से बुराई लें ना इधर से बुराई लें और हम न्यूट्रल रह के जो मदद करें। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने न्यूट्रल रह के नई पॉलिसी नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद की, ये भी एक नया खेल है और मुझे लगता है राजनीति में ऐसे खेल कम देखने को मिलते हैं। जी रहीम जी, लेकिन इस बार हुआ है। इस बार वो रीढ़ जो दिखाने की कोशिश बीआरएस और बीजेडी अपने बयानों में करते हैं, जब मौका आया दरअसल वो कोशिश उन्होंने नहीं की है। और ये सवाल शायद आम जनता भी उनसे जरूर पूछेगी कि जब निशाना साधने की बात होती है आप हमलावर होते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तब आप पीछे हट जाते हैं। कुछ तो वो है चीजें जो दरअसल दबाई गई है या दबाई हुई है, उसका डर कहीं ना कहीं सता रहा है। भूपेंद्र जी, यही चीज मैं दरअसल